हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन में किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले हीट चेंज को टेम्परेचर के साथ को रिलेट किया गया है। किरचॉफ इक्वेशन में एक बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि इसमें हीट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ दिखाना है। केमिस्ट्री के पेपर में हम हीट ऑफ रिएक्शन ए टर्म यूज करेंगे, जबकि फिजिक्स के पेपर में हम हीट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम यह टर्म यूज करेंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि किरचॉफ इक्वेशन का मतलब होता है हीट की डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर हीट की डिपेंडेंसी को ही इसमें आपको कोरिलेट करना है। किरचॉफ इक्वेशन में सारा खेल हीट और टेम्परेचर का है। जिस वस्तु के या जिस चीज़ के कारण, जिस फैक्टर के कारण हमें गर्मी लगती है, गर्माहट होती है, वो उसे हम हीट कहते हैं। उस गर्माहट को हम जिससे मेजर करते हैं, जिस पैरामीटर से, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो गर्माहट से हीट भी जुड़ा है और टेम्परेचर भी। तो इसका मतलब हीट और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। किरचॉफ साहब को अभी पोस्टपोन करते हैं, पहले हम लोग खुद ही देख लेते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन हो सकता है। बीकर में सॉल्यूशन को एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तरह ट्रीट करिए। आपको पता है कि अगर इसका हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हीट है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर हम कहें इस बीकर की कैपेसिटी 500 ml है तो आप इसमें 500 ml से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं ले सकते हैं। उसी तरह हर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक अपनी हीट कैपेसिटी होती है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उससे न तो ज़्यादा न और न ही कम हीट आ सकता है। तो हीट कैपेसिटी जो है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए एक कांस्टेंट होती है। इस फार्मूले से अगर हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन करिए तो यह क्या है, हीट और टेम्परेचर का रेशियो। तो जहाँ पर हीट और टेम्परेचर का रेशियो आएगा तो उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, हीट कैपेसिटी। तो ये आ गया अपन लोगों का हीट और टेम्परेचर के साथ रिलेट करने वाला इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि किरचॉफ साहब के इक्वेशन में क्या है। यह है किरचॉफ का इक्वेशन। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हीट कैपेसिटी है। राइट हैंड साइड में क्या है, ऊपर हीट है और नीचे टेम्परेचर है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट हीट दिए गए हैं। अपन लोगों का क्या आया था, सिंपल सा आया था, हीट कैपेसिटी और हीट टेम्परेचर। नीचे वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला ही इक्वेशन मिलेगा। किरचॉफ इक्वेशन के डेरिवेशन के पहले हम अपने टर्म को थोड़ा साइंटिफिक कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर रिएक्शन हो रही है तो हम हीट को इंथैल्पी कहेंगे और हीट कैपेसिटी को सीपी लिखेंगे। सीपी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा हीट कैपेसिटी होगा। सिमिलरली अगर रिएक्शन हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो हीट को हम इंटरनल एनर्जी लिखेंगे और हीट कैपेसिटी को सीवी दिखाएंगे। सॉलिड और सॉल्यूशन के लिए इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी बराबर होती हैं, एक डिफरेंस केवल गैस के लिए होता है। यह एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन के लिए हम किरचॉफ इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। तो किरचॉफ इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन का जो रिफरेंट होगा वही होता है हीट ऑफ रिएक्शन। अब हमें हीट आ गई है तो दूसरा फैक्टर क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए। तो इस इक्वेशन का हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो हमारा दूसरा टर्म टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, यह इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन में सिंपली क्या किया गया है, बस टी के सापेक्ष इसको ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया गया है। ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, हीट और टेम्परेचर का रेशियो मिल रहा है। यहाँ पर भी हीट और टेम्परेचर का रेशियो मिल रहा है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हीट और टेम्परेचर का रेशियो जो होता है उसको हम हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे हम। तो यहाँ पर
हीट कैपेसिटी फॉर प्रोडक्ट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हीट कैपेसिटी फॉर रिएक्टेंट। सिंपल से ये कर दिए। प्रोडक्ट की यहाँ प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी आ गया, इस टर्म के लिए हीट कैपेसिटी फॉर रिएक्टेंट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में हीट नहीं है बल्कि ये हीट में चेंज है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर हीट और टेम्परेचर के रेशियो को हीट कैपेसिटी से रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड में सी प्रोडक्ट माइनस सी रिएक्टेंट है, मतलब हम इसका टोटल रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन के लिए हीट कैपेसिटी में चेंज लिख सकते हैं। अब हमें डिफरेंशियल हटाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसके लिए हम dt को राइट हैंड साइड ले गए तो इक्वेशन मिल गया ये हमें। अब इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, जिससे हमारा ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, ठीक। और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dt है तो हम टेम्परेचर के सापेक्ष ही इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर लिमिट है T1 T2, मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। राइट हैंड साइड में जो हमारा हीट कैपेसिटी है एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक। एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है डेल्टा एच, तो इसका हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पर टी है वेरिएबल, यहाँ पर टी का हो जाएगा। तो इनका इंटीग्रेशन करने पर बस वही फार्मूला लगा देंगे तो आपका आ जाएगा। तो इसको बस रीअरेंज कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, किरचॉफ इक्वेशन मिल जाएगा। यह है कांस्टेंट प्रेशर पर जब हमने सारे टर्म रखे थे। यहाँ पर प्रेशर की जगह अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिलेगा। तो इंथैल्पी की जगह यहाँ पे बस आ जाएगा क्या, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। वो क्या सारे टर्म सेम रहेंगे, डेरिवेशन भी सेम होगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि आप किरचॉफ इक्वेशन से कैसे किसी दूसरे टेम्परेचर पर रिएक्शन का हीट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।